ग्रेनाइट के फर्श से टकराते ही छोटा ट्रंक चीखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो किसी विशाल चॉकबोर्ड पर किसी बुजुर्ग राक्षसी के नाखून खींचे जा रहे हों। जब मैंने महसूस किया कि मेरी ओर घिनौनी निगाहें डाली जा रही हैं, तो मैंने मन ही मन माफ़ी मांगते हुए बुदबुदाया और उस लानत मलामत को आगे बढ़ाना जारी रखा। माँ सही थी। मुझे सचमुच अपनी सारी किताबें और कपड़े इस पुराने लोहे के बक्से में नहीं भरने चाहिए थे। लेकिन फिर भीड़ भरे रेलवे स्टेशनों और भीड़भाड़ वाली बसों के माध्यम से सैकड़ों किलोमीटर दूर घर वापस जाने के लिए इस अस्थायी असुविधा को उठाना बेहतर था। जैसे ही मैं अपने गंतव्य के बाहर रुका, गूंजती चीख अचानक समाप्त हो गई। मैंने अपनी कमर पर हाथ रखा और जंग लगे लोहे के दरवाजे के ऊपर जर्जर लकड़ी के बोर्ड को देखकर राहत की सांस ली। बोर्ड पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जिस पर 112 नंबर उभरा हुआ था। अरे हाँ, तिलक 112। क्या आप जानते हैं कि हर कॉलेज की अपनी शहरी किंवदंती कैसे होती है? एक डरावनी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो वर्षों से विकसित और रूपांतरित हो रही है और संस्थान की विरासत और पहचान का हिस्सा बन गई है। खैर, तिलक छात्रावास में कमरा नंबर 112 हमारा था। एक कथित प्रेतवाधित स्थान, जो कॉलेज के सबसे पुराने छात्रावास के एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ था, जिसका नाम भारत के महानतम क्रांतिकारियों में से एक के नाम पर रखा गया था। पिछले कुछ वर्षों में इसने इतनी प्रतिष्ठा हासिल कर ली है कि किसी भी नए छात्र की कैंपस संस्कृति में शुरुआत तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि कोई नशे में धुत वरिष्ठ उसे सस्ती बियर पीते हुए तिलक 112 में आत्महत्या और हत्याओं की घिनौनी, भले ही ज्यादातर काल्पनिक कहानियां न सुनाए। जर्जर दरवाज़ा एक भयानक कराह के साथ खुला, जिससे मैं सदमे से बाहर आया और अपने नए रूममेट से मेरा आमना सामना हुआ। बिखरे बाल, चमकती आंखें और होठों पर नाचती मित्रवत मुस्कान। वह उस बदनाम कमरे में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए उतना डरावना नहीं लग रहा था। अरे, मैं रांझा हूँ, उसने मुझसे हाथ मिलाया। तुम्हें मेरा नया रूममेट होना चाहिए। क्या आपको अपने सामान के लिए कोई मदद चाहिए? हाँ, कृपया, मैंने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया। रास्ते में बड़बड़ाते और लड़खड़ाते हुए हमने उस भारी बक्से को कमरे में उठा लिया, लेकिन अंत में हम उसे दरवाजे के विपरीत दिशा में खिड़की के नीचे बने कगार के नीचे धकेलने में कामयाब रहे। मैंने अपने आप को खाली बिस्तर पर लिटा लिया, सांस लेने में 1 सेकंड का समय लिया और इधर उधर देखने से पहले अपनी दुखती भुजाओं को आराम दिया। मेरे चेहरे पर मुस्कान तैर गई जब मैंने ठंडी सफ़ेद दीवारों पर पेंट उतरते हुए और ऊपर से हम पर तेज आवाज़ करते हुए फ्लोरोसेंट ट्यूबों की आवाज़ें आती देखी। कितना सुंदर कुरूप। मैंने रांझा को अपना परिचय दिया और जल्द ही हम पुराने दोस्तों की तरह बातें करने लगे। तो क्या आप कुछ दिनों से यहीं सो रहे हैं? मैंने चौंकते हुए पूछा। सभी अकेले? सिर हिलाते हुए वह मुस्कुराया। और मैं अभी भी जीवित हूँ। ऐसा लगता है जैसे इस कमरे में जो कुछ भी सता रहा है उसने मुझे छोड़ देने का फैसला कर लिया है। फिलहाल, मैंने जोड़ा। लेकिन वाकई में, क्या आपको इस जगह के बारे में कुछ अजीब लगा? जब आप सो रहे होते हैं तो अजीब आवाज़ें या ठंडी जगहें या कोई आपके पैर की उंगलियों को खरोंच रहा है? नहीं, नहीं। जाहिर है, जब उसने अपना सिर हिलाया तो वह मुस्कुराया। आप वास्तव में भूतों पर विश्वास नहीं करते, क्या आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने बचाव करते हुए कहा। उन्होंने कहा, मुझे भी नहीं। हमारे जैसे इंजीनियरिंग छात्रों को इस अंधविश्वासी बकवास पर विश्वास करने से बेहतर पता होना चाहिए, है ना? मैंने गुस्से से सिर हिलाया। लेकिन अगर मैं उस सब पर विश्वास करता भी हूँ, तो उसने उपेक्षापूर्वक हाथ हिलाते हुए कहा, यह कमरा अभी भी मुझे नहीं डराएगा। आखिरकार इसकी कहानी डरावनी से भी अधिक दुखद है, नहीं? इससे मेरी रुचि बढ़ी। आपका मतलब उस लड़के से है जिसकी लगभग 40 साल पहले यहाँ हत्या कर दी गई थी? ठीक है, उसने सिर हिलाया। मैं मान रहा हूँ कि आप कहानी से अवगत हैं। मैंने विभिन्न संस्करण सुने हैं। मैंने स्वीकार किया। यह उस गेम टेलीफोन की तरह है ना? जितना अधिक कहानी घूमती है, उतना अधिक यह रूपांतरित और विकृत हो जाती है, इससे पहले कि यह मूल रूप से पूरी तरह से अलग हो जाए। आप कौन सा संस्करण जानते हैं? मैंने पूछा। खैर, मेरे पिता यहीं काम करते थे, इसलिए यह सच्चाई के उतना करीब है जितना आप समझ सकते हैं। कोई बकवास नहीं,
मैंने कहा, चलो इसे सुनते हैं। ठीक है। भयावह कहानी शुरू करने से पहले वह विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। तो लगभग 40 साल पहले एक लड़के ने इस कॉलेज की प्रवेश परीक्षा पास की थी। अब इसकी खास बात यह थी कि वह यहाँ काम करने वाले एक चौकीदार का बेटा था। और तुम्हारे पिता उसे जानते थे? व्यवधान पर थोड़ा दोषी महसूस करने से पहले मैंने पूछा। हाँ, वह था। और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें अपने बेटे पर कितना गर्व है। देखिए, ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि वे गरीब पृष्ठभूमि से आते थे, बल्कि वे दलित या निचली जाति के भी थे। ऐसे किसी व्यक्ति के लिए ऐसी दुर्गम बाधाओं को पार करना और इस प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश पाना अविश्वसनीय से कम नहीं था। तार्किक आंखों वाला वह परिसर में आया, ठीक वैसे ही जैसे वह हजारों बार पहले अपने पिता के साथ आया था, लेकिन इस बार एक छात्र के रूप में उसने इसी कमरे में निवास किया। वह एक आदर्श छात्र थे जो कड़ी मेहनत करते थे और गलती होने पर भी आज्ञाकारी थे। बहुत सामाजिक न होने के कारण वह अक्सर अपना खाली समय यहीं बिताते थे। उस खिड़की के पास अपनी मेज पर झुकते थे और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते थे। इसी खिड़की से उसने पहली बार उसे देखा था, सबसे खूबसूरत लड़की जिस पर उसने कभी नजर डाली थी। वह अपने पिता के घर में उस चारदीवारी के ठीक पार रहती थी, जो उस समय एक साधारण बाड़ हुआ करती थी। उसे अपने शयन कक्ष की खिड़की से उसके कमरे का निर्बाध दृश्य दिखाई देता था। यह उन पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की तरह शुरू हुआ जब उन्होंने बाहर जाकर उससे बात करने का साहस जुटाने से पहले कई हफ्तों तक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे। इंतजार। शर्मीला लड़का उसके पास आया। मैंने आश्चर्य से पूछा। रांझा हंसा। प्यार ताकत का एक अजीब स्रोत है ना? उसके क्षणिक साहस का बड़ा फल मिला और जल्द ही वे एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। वह उसके लिए एकदम उपयुक्त थी, बहिर्मुखी और उद्दाम। ऐसा जोड़ा अगर कभी बना तो स्वर्ग में बना, लेकिन उसके पिता को यह मंजूर नहीं था। उसके पिता? हाँ, कठपुतली कलाकार। वह एक कठपुतली था। हाँ, उसने उत्तर दिया। राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोगों में से एक, जिन्हें एक बार राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया गया था। वह इस बात से नाराज थे कि उनकी बेटी शादी से पहले किसी लड़के के साथ संबंध बना रही थी, और जब उन्हें लड़के की जाति का पता चला तो उनका गुस्सा विस्फोटक हो गया। ओ बकवास, मैंने कसम खाई। उसने सहमति में सिर हिलाया। वह रात में कुछ गुंडों के साथ इस कमरे में घुस आया और लड़के को पीट पीट कर मार डाला। उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अलमारी में रख दिया, जिस पर अभी आपका पैर छू रहा है। मैं सिहर गया और जल्दी से अपने पैर मेरे पास ले आया। तो लड़की को क्या हुआ? उसके पिता ने उसकी सगाई एक अधिक सम्मानित व्यक्ति से कर दी। उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से हवा में उद्धरण दिया, लेकिन वह अपने पहले प्यार से उबर नहीं पाई थी और उसने अपनी शादी की रात ही फांसी लगा ली। वाह, लानत है। वे कहते हैं कि उसने खुद को फांसी देने के लिए उन्हीं तारों का इस्तेमाल किया था जिनका इस्तेमाल उसके पिता अपनी कठपुतलियों के लिए करते थे। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कितना सच है। क्या पापा कभी पकड़े गए? मैंने पूछा। क्या उसे उसकी की सज़ा मिली? उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने कहा कि लड़का नशे का आदी था और भुगतान में देरी करने के कारण उसके डीलरों ने उसकी हत्या कर दी। तुम्हें पता है, तुमने मुझसे झूठ बोला था, मैंने बनावटी आक्रोश के साथ कहा। वह कहानी बहुत परेशान करने वाली थी और अब मुझे इस कमरे से पहले की तुलना में अधिक डर लगता है। हाँ, इसके लिए क्षमा करें। वह मुस्कुराया। मैं इसे किसी डरावनी से ज़्यादा एक दुखद प्रेम कहानी के रूप में देखता हूँ। मैं उन दोनों के भूतों के बारे में सोच भी नहीं सकता जो किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हों। उदास, शायद हिंसक? नहीं, इसे मत देखो। मुझे नहीं पता, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं बहुत प्रतिशोधी भूत बन जाऊंगा। खैर, आशा करते हैं कि हमें कभी इसका पता नहीं लगाना पड़ेगा। चलो, देर हो रही है। उन्होंने बताया, हमारा पंजीकरण कल सुबह सुबह होगा। सोने का समय। उस रात नींद आश्चर्यजनक रूप से आसानी से आई। मुझे लगता है कि मैं जितना महसूस किया था उससे कहीं अधिक थक गया था, और यहाँ तक कि अपनी परेशान करने वाली कहानी वाला भुतहा कमरा भी मेरी मानसिक स्थिति पर कोई असर नहीं डाल सका। लेकिन कुछ ने मुझे मेरी गहरी नींद से बाहर ला दिया।
मैंने अपनी धुंधली आंखें झपकाईं और उलझन में पड़ गया कि वास्तव में मुझे किस चीज़ ने जगाया है। ऐसा लग रहा था कि यह किसी प्रकार की आवाज़ थी जो मेरे स्वप्निल धुंध को तोड़कर मुझे वापस चेतना में ले आई थी। मैंने सुनने के लिए अपना सिर झुकाया और अपने कानों पर दबाव डाला। टनटनाहट टनटनाहट टनटनाहट, ऐसा लग रहा था जैसे चूड़ियाँ धीरे धीरे एक दूसरे से टकरा रही हों। हल्की झुनझुनी की आवाज़ ठंडी हवा पर सवार होकर खुली खिड़की के माध्यम से अंदर चली गई, जिससे मेरी पीठ पर झुनझुनी की अनुभूति हुई। चांदनी की उज्जवल किरणें पर्दों के माध्यम से छनकर चूड़ियों की ताल पर धीरे धीरे फड़फड़ा रही थीं, जिससे रोशनी कमरे को एक मंद सफ़ेद चमक के साथ रोशन कर रही थी। मैं दबे पांव खिड़की की ओर बढ़ा। ठंडा फर्श मेरे पैरों के तलवों में चुभ रहा था। फिर मैंने पर्दे एक तरफ खींच दिए और यह नज़ारा देखकर लगभग चिल्ला पड़ा। वहाँ हॉकी के मैदान में नंगे पैर और मैजेंटा ब्राइडल लहंगा पहने एक महिला थी। उसका चेहरा एक पतले पारभासी दुपट्टे से ढका हुआ था। नरम पीली चांदनी उसकी पहले से ही पीली त्वचा पर छा गई, जिससे उसे एक अलौकिक रूप मिल गया। सोने के आभूषण रोशनी में चमक रहे थे, जैसे हवा उसके चारों ओर घूम रही थी और सुंदर दृश्य में खलल डालने से डर रही थी। कुछ मीटर की दूरी पर एक मोर खड़ा था, जिसके सुंदर पंख प्रदर्शित थे। उनकी सुंदरता सामने वाली महिला से बहुत कम थी। मेरी सांस गले में अटक गई। दुनिया में क्या? वाह! मैं लगभग अनजाने में फुसफुसाया, मानो मेरे सामने इस मनमोहक दृश्य को स्वीकार करने की सख्त ज़रूरत हो। फिर वह पलटी, अचानक, ऐसा कि उसका दुपट्टा उसके सिर से सरक गया और उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि मैंने उसी समय हिंसक तरीके से अपनी आंखें बंद नहीं कर लीं। उसकी विशेषताएं गलत थीं, बहुत तेज़ और कोणीय। एक इंसान से आप जिस कोमल मांसल वक्र की अपेक्षा करते हैं, उसकी तुलना में अधिक लकड़ी की दिखती है। उसने मुझे घूरकर देखा। उसकी बिना पलकें झपकाए आंखें खुली हुई थीं, लगभग अपनी जेबों से बाहर निकली हुई थीं, जिससे मेरे घुटने उनके अप्राकृतिक सौंदर्य से कांप रहे थे। फिर उसका जबड़ा बहुत नीचे झुक गया, मानो यही एकमात्र तरीका था जिससे वह अपना मुंह खोल सकती थी। वह अपने होंठ हिलाने लगी और मुझे घूरती रही। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैंने उसकी फुसफुसाहट ठीक अपने कानों में महसूस की। वह बहुत दूर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे बगल में ही कुछ बड़बड़ा रही हो। दुर्भावनापूर्ण, बुरी बातें, ऐसी बातें बड़बड़ाना जो किसी मनुष्य को कभी नहीं सुननी चाहिए। इसका मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन मेरे पूरे शरीर में खतरे की घंटियाँ बजने लगीं। मेरे शरीर की हर कोशिका चिल्ला रही थी, मुझे मेरे जीवन के लिए खतरे की चेतावनी दे रही थी और मुझसे भाग जाने की विनती कर रही थी। लेकिन मैं वहीं जड़ होकर खड़ा था, मानो मुझे सम्मोहित कर दिया गया हो और मैंने अपने अंगों पर सारा नियंत्रण खो दिया हो। और फिर उसका शरीर अजीब झटके के साथ हिलने लगा। वह अस्थिर होकर मेरी ओर चली। उसकी हरकतें कठोर और अस्थिर थीं, जैसे कि उसका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण न हो, कठपुतली की तरह। अच्छे भगवान! जैसे जैसे वह मेरे करीब आई, मैं उसके शरीर से जुड़े हुए धागों को देख सकता था। नहीं, बहुत तेज तार जैसे तार, जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटे हुए खींचे गए थे, ऊपर के स्याह कालेपन में गायब होने से पहले मांस को काट रहे थे। वह लगातार करीब आती गई और करीब कदम। मेरा शरीर क्यों नहीं हिलता? वह अब मेरी खिड़की के ठीक बगल में थी और मैं उसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसकी गर्दन पर गहरी चोट थी, जो भारी हार के ठीक नीचे दिखाई दे रही थी, जहां रस्सी कस गई थी और उसके शरीर से जान निकल गई थी। घाव के आसपास का मांस सड़ गया था और त्वचा झुर्रीदार और धब्बेदार हो गई थी। उसने अपने हड्डीदार हाथ ऊपर लाए और उन्हें खिड़की की लोहे की सलाखों के चारों ओर लपेट लिया। उसकी चूड़ियाँ जोर जोर से बज रही थीं और खुद को ऊपर खींच लिया, इस तरह कि उसका चेहरा मेरे चेहरे से केवल कुछ इंच की दूरी पर था। उसकी ठंडी सांसें मेरे शरीर को तेज़ बिजली की तरह चुभ रही थीं मौजूदा। जब मैंने सोचा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तभी उसका चेहरा विकृत हो गया। उसका मुंह खुला रह गया, जैसे वह चिल्ला रही हो, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। यह मेरे जीवन में अब तक देखी गई सबसे डरावनी चीज़ थी। और फिर आखिरकार कमरे में चीख पुकार मच गई। आवाज़ देरी से आई। इसकी विचित्रता मेरी आत्मा में घुस गई। इसमें अपूरणीय छेद हो गए।
लेकिन जादू टूट गया और मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला और बाहर गलियारे की दीवार से टकराया, मैंने रांझा की एक झलक देखी जो एक कोने में छिपा हुआ था और डर के मारे छटपटा रहा था। मुझे उसकी या कुछ और मदद करने के लिए रुकना चाहिए था, लेकिन मुझ में वह बात ही नहीं थी। मैं हॉस्टल से बाहर निकला और तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि मैं कैंपस के सामने वाले गेट पर नहीं पहुंच गया और चिंतित सुरक्षा गार्ड ने मुझे रोका और थोड़ा पानी दिया। मैं उस रात अपने कमरे में वापस नहीं गया। सुबह होने तक बाहर रहने का फैसला किया और फिर जैसे ही प्रशासन कार्यालय खुला, मैं वहां पहुंच गया। प्रभारी व्यक्ति ने मुझे घूर कर देखा। भले ही मैंने उसे रात में घटी घटनाओं का कम अलौकिक विवरण दिया। यह एक मजाक है ना? उसने उपहास किया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम उस कमरे में सुरक्षित नहीं हैं। कृपया समझे। अब मुझे पता चला कि आप मजाक कर रहे हैं, उसने टोकते हुए कहा। कक्ष साथी? बेटा, तिलक 112 उस विंग के हर दूसरे कमरे की तरह ही एक कमरा है। अरे, वहां इतना भी स्थान नहीं है कि दूसरा बिस्तर लगाया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। और भविष्य में ऐसी कौन सी कहानी आपको सुनना है, ज़रूर कमेंट करें।